हर साल गणतंत्र दिवस समारोह को ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के ही साथ समाप्त किया जाता है और 29 जनवरी को ही दिल्ली की विजय चौक पर ही इस खास बीटिंग रिट्रीट का ही आयोजन किया जाता है। तीनों सेनाएं रहती हैं और पुलिस बल के स्पेशल बैंड आते हैं और एक भव्य समारोह देखने को मिलता है। और आज भी 5:15 पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। पीएम मोदी से ही लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई मेहमान वहां पर उपस्थित रहे थे, लेकिन कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भारत के ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो अपने पूरे दस्ते के साथ ही वहां पर पहुंचे थे और कार्यक्रम 1 घंटे तक चला था। कार्यक्रम की सबसे बड़ी हाईलाइट ड्रोन शो रही। आसमान में 1000 ड्रोन भारत के पूरे इतिहास को अद्भुत अंदाज में देश के सामने रख रहे थे। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाले साबित हुए। आपको बता दें कि चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत चौथा देश रहेगा और जहां पर इतने बड़े स्केल पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ था भव्य समापन। विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि और इस समय 1000 से ज्यादा ड्रोन की प्रस्तुति की गई थी। गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समारोह था। विजय चौक पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन हुआ। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर आज पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है और आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहन दास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। आपको बता दें कि साल 1948 में आज ही के दिन 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यही कारण है कि देशवासी आज के दिन ही खास को ही शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं और इस मौके पर ही भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट में मौजूद उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर 2 मौन रखता है और इसके साथ ही महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में ही बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सामुदायिक उन्माद के ही खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था और ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को ही अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के लिए उद्देश्य से ही महरौली में मौजूद कुतुबुद्दीन बखियार काकी दरगाह गए थे और उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे में बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे। रैली के लिए यूपी के करीब 1.5 लाख मतदाताओं को ही वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा और पीएम मोदी इस दौरान सूबे के बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे। उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र देंगे और मिली जानकारी के अनुसार ही रैली का मसौदा तैयार किया जा रहा है और पीएम मोदी की वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी हर मंडल में ही एलईडी स्क्रीन लगाएगी और एलईडी स्क्रीन को जरिए ही लगभग 500 लोगों को जोड़ा भी जाएगा और इस तरह से रैली के माध्यम से ही करीब 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा और बीजेपी पीएम मोदी की ही इस वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम यूपी के 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 जनवरी तक शारीरिक रैलियों को और रोड शो पर ही प्रतिबंध लगा रखा है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध आगे भी बढ़ाए रखता है तो पीएम मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए केस सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 14.50% हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,10,92,522 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 18,84,937 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,94,091 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,52,784 लोग ठीक हुए और जिसके बाद अभी तक 3,87,13,494 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 165 डोज से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 62,22,682 डोज दी गई हैं, जिसके बाद से ही अब तक वैक्सीन की ही 165,70,60,60,692 डोज दी जा चुकी है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तय कार्यक्रम से ही 3 घंटे लेट इटावा पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले इटावा क्लब में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव के समय लोग वोटर को ही आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालने का काम करते हैं कि मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, खुद मालूम नहीं कि कब फ्री हो जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि एक देश में 2 निशान को 2 संविधान नहीं चलेंगे, जिसके बाद धारा 370 को खत्म कर दिया और हम उनसे ये नहीं जो कार सेवकों को गोली चलाए और इसके साथ ही जब हमारी संस्कृति जाग जाए तब कहने लगे कि हम भी मंदिर में घंटी बजाते हैं। हम कहते थे कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमने मंदिर वहीं बनाया। हम लोग काम करते हैं और वो लोग इत्र छिड़कते हैं। अगर गलत काम करोगे तो सुगंध नहीं आएगी। आज अखिलेश जी के 2 मंत्री जेल में हैं और कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग बेल पर चुनाव लड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि क्या मजबूरी है कि इस दोस्ती की क्यों दोस्ती नहीं छूटती और ये दोस्ती छूट भी नहीं सकती। चुनाव में ये आधार बननी चाहिए और इनके कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जो गलत काम को लेकर जेल के अंदर ना जाए हो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीदवार बनाने की इनकी मजबूरी है और यही इनका असल चेहरा है। वो अंदर है और बचाने वाले बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में लगे हुए हैं और इन दिनों ही राजनीतिक दलों की आपसी जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन्हें ना तो कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे पर टीका पसंद है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ही अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, आपको ना कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे का टीका पसंद है। आपको बता दें कि पहले गुरुवार को ही हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर ही बैठकर आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि साल 2022 के चुनाव में ही विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो गया और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कर्ण प्रणाली योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया और सभी योजनाएं बिना भेदभाव के क्रियान्वित की गई है और प्रदेश में ही योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश में ही कुशासन और सुशासन की लड़ाई है। सत्ता में आने पर प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया है। आईजीपी कश्मीर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में ही पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 12 घंटों से ही पुलवामा में ही 4 और बडगाम में ही आतंकी मारा गया। मारे गए लोगों में जैश कमांडर आतंकवादी जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के ही नेरा इलाके में और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में ही चरार शरीफ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी अभियान चलाया था और उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों कर्मियों को ही तब तलाशी ले रहे थे और तभी पीछे से छुपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोली मारी शुरू कर दी थी और अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ही जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। और वहीं कल अनंतनाग में ही आतंकवादियों ने एक पुलिस कर्मी की गोली मारकर हत्या भी कर दी। और पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ही हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी को ही अनंतनाग के बिजबेहरा के तबला इलाके में ही हसनपोरा में मौजूद उनके आवास के पास आतंकवादियों ने गोली मार दी। उन्होंने बताया कि गनी को ही गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया के नामांकन पर कहा कि यदि आप विक्रम सिंह मजीठिया में हिम्मत है तो मजीठा छोड़ दें और केवल अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ें। विक्रम सिंह मजीठिया ने ही मजीठा और अमृतसर ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से ही नामांकन दाखिल किया है और शिरोमणि अकाली दल ने पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब की अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से टिकट दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से टिकट देकर इस मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने ही पहले ही ऐलान कर दिया था कि अमृतसर ईस्ट के मौजूदा विधायक नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की दुश्मनी काफी पुरानी है। जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी का हिस्सा थे तब उन्होंने अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर सवाल उठाने शुरू किए। माना जाता है कि शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी के चलते ही बीजेपी ने 2014 में ही नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया था और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बनाए गए दबाव के चलते ही ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार ने विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर चुकी है। विक्रम मजीठिया ने हालांकि अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश होने के आरोप भी लगाए हैं। विक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के ही मुखिया सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और वो प्रकाश सिंह बादल के ही सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विक्रम मजीठिया ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से चुनौती देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को ही आरोप लगाया कि पार्टी को प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी नेता भीड़ के साथ अभियान चलाए, नफरत भरी बातें करें और प्रशासन का कोई एक्शन नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया और सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। निष्पक्षता। और इससे पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में छात्रों के निजी लॉज में ही पुलिस द्वारा तोड़फोड़ का भी वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और इस घटना की निंदा भी की थी। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे दमनकारी कार्रवाई बताया था और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने ही
ट्वीट किया कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज और हॉस्टलों में जाकर तोड़फोड़ करना और उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए और युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और यूपी में 7 चरणों में ही 10, 14, 20, 23 और 27 और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने ही कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। यूपी के चुनावी मैदान में उतरे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और योगी में ही कंपटीशन चल रहा है कि मोदी से भी बड़े हिंदू बनने का, और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। ओवैसी ने कहा कि खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक कोई मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बात करने लगता है, लेकिन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को कोई बात नहीं करता। मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भागीदारी मोर्चा के ही कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और जीतने पर ही सीएम वही बनेंगे। हम लोग लगभग 100 सीटों पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के बाद से ही चुनाव होता है और हर एक सीट का कड़ा मुकाबला होता है। ये चुनाव बाइपोलर नहीं होने जा रहा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया और अखिलेश ने जिन्ना का ही नाम लेकर इस बात का यकीन कर लीजिए कि जिन्ना से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्ना पर बयान अखिलेश की सोच को दर्शाता है और अखिलेश वही तो कर रहे हैं। बीजेपी मंदिर कर रही है, कह रही है तो वो बीजेपी मंदिर की बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कल धूप निकलने से ही लोगों को काफी राहत मिली। यहाँ पिछले कुछ दिनों से ही शीतलहर और बारिश ने कपकपी वाली ठंड बढ़ा दी थी। वहीं उत्तर भारत के ही कई राज्यों में भी पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर देने वाली सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार ठिठुरन वाली सर्दी का सबसे बड़ा कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी है और विभाग ने ही अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह से समय ही लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है और कोहरे के कारण ही विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है और आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाली ठंड को देखते हुए यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनुमान के अनुसार कई जिलों में ही तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ही पश्चिम बंगाल, असम और अन्य क्षेत्रों में बारिश का भी अनुमान जताया है और 2 से 4 फरवरी के बीच ही पश्चिम हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है, जबकि 3 फरवरी को ही जम्मू कश्मीर, गिलगित और तो इसके साथ ही मुजफ्फराबाद में भी, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई।